हेलो दोस्तों, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इंडियन इकोनॉमी PYQ 2015. This is the second part of Indian economy PYQ 2015. Let us discuss. First जो क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ. आपको पता है कि जो स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की या किसी भी देश की, सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर जो यूज़ करती है स्टील इंडस्ट्री, वो 60 से 70% यूज़ करती है का कोल का. तो उसका जो आंसर है साल्ट पीटर, दूसरा रॉक फास्फेट, थर्ड कोकिंग कोयल, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव. तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा किसका इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोल चाइना से इंपोर्ट करते हैं. हमारे देश में जो हाई क्वालिटी का लाइक एंथ्रासाइट कोल है वो कम है, इसलिए हम चाइना जैसे देशों से हम कोल इंपोर्ट करते हैं. तो आंसर क्या है? कोकिंग कोयल. सी. सेकंड जो क्वेश्चन है, इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट वेट. ये सिंपल क्वेश्चन आया है 2015 में. कोर इंडस्ट्रीज का जो कंसेप्ट आ पहली बार फोर्थ इंडस्ट्री पॉलिसी थी 1973 में. एट द टाइम 6 कोर इंडस्ट्रीज थी, और आज कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? 8 कोर इंडस्ट्री हैं. 8 कोर इंडस्ट्री का अगर मैं टोटल कंबाइंड शेयर की बात करूं, कंबाइंड वेट की बात करूं, वो लगभग IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 40.27% है, 40.27% है इन IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. इसका कोर इंडस्ट्रीज का. और जो कोर इंडस्ट्रीज का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 बेस ईयर है. और आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, इसकी जो रिपोर्ट दी जाती है कोर इंडस्ट्रीज की, एवरी मंथ रिपोर्ट आती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. इसकी रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. और मैं बात करूं जी, कोर इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो घटता बढ़ता रहता है. वेट कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई. तो 8 हैं. जैसे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी. सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड है स्टील. फोर्थ है कोल. फिफ्थ है नेचुरल गैस. सिक्स्थ है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल. सेवंथ है सीमेंट. और एट्थ है फर्टिलाइजर. अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा वेटेज आउट ऑफ 100 में से 28% जो शेयर है, वेट है, वो सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी का है. सेकंड जो लगभग 20 के आसपास है, 20 के आसपास है, वो है इलेक्ट्रिसिटी का. थर्ड है जो 18 के आसपास है, वो आता है स्टील का. और फोर्थ आता है लगभग 11 के आसपास कोल का आता है. और सबसे कम है जो वेटेज एट प्रेजेंट, वो किसका है? फर्टिलाइजर का. 2.63% है. तो आपको जो टॉप के 4-5 हैं वो याद रख सकते हैं आप. जैसे पहला सबसे ज़्यादा किसका वेट है एट प्रेजेंट? ऑयल रिफाइनरी. सेकंड जो है ऑयल रिफाइनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड है स्टील. और फोर्थ है कोल. और सबसे कम किसका है? फर्टिलाइजर का. और जो इसका आंसर क्या है? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और स्टील. तो क्या? इलेक्ट्रिसिटी. आंसर है बी. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. आपको पता है कि जैसे जो कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसको जो वेज मिलती है, वेज के लिए एक मेथड यूज किया जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एक दूसरा मेथड होता है WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है. तो ये तो सिंपल है बिल्कुल कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, RBI. बिल्कुल गलत. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. अब RBI का काम ये नहीं है, RBI तो बैंकिंग से रिलेटेड है. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बजट और सर्वे प्रिपेयर करता है.
लेबर रिफॉर्म, लेबर सॉरी ब्यूरो, और फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आंसर क्या, सी, बिल्कुल सिंपल है, लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट है बेसल थ्री अकॉर्ड और सिंपली बेसल ऑफन सीन इन द न्यूज 6-2। बेसल क्या है, बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। बेसल क्या है, सिटी है स्विट्जरलैंड में, और वहीं पर एक संस्था है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका गठन 1930 में हुआ था। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930 में हुआ था। कहाँ पर, बेसल, बेसल कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। यहीं पर क्या हुआ, 1974 में बेसल में ही एक कमेटी बनी, BCBS, विद द हेल्प ऑफ 10 सेंट्रल बैंक गवर्नर, या 10 सेंट्रल बैंक कह लो, 10 सेंट्रल बैंकों की हेल्प से आज इसके 60 से भी ज़्यादा मेंबर कंट्री हैं BCBS के। बैंकिंग कमेटी, बैंकिंग कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, BCBS, बी, बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन। BCBS का मतलब क्या है, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। मतलब जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स ऑफ BCBS आर नॉट मैंडेटरी फॉर मेंबर कंट्रीज। जैसे इंडिया इज ए मेंबर ऑफ BCBS, इंडिया BCBS का एक मेंबर है, BCBS का क्या है, एक मेंबर है। तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो ओनली क्या है, एडवाइजरी है, ओनली एडवाइजरी है। ये इसका क्या काम BCBS का, इसका काम केवल है बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, एक बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, बैंक और पब्लिक में एक ट्रस्ट बनाए रखना, बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो, बैंक बैंकों में क्या है, इंसॉल्वेंसी ना हो, बैंक डिफॉल्ट ना हो, बैंकों को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन बनाना, बैंकों में ट्रस्ट बनाए रखना, बैंकिंग स्ट्रक्चर मजबूत बने और बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। ये काम किसका है, BCBS का। जो मैंने पहले ही बताया, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है आर नॉट मैंडेटरी फॉर मेंबर कंट्रीज। शुरू में जो बनाया गया था जब ये कमेटी BCBS, एट द टाइम 10 मेंबर कंट्रीज थे इसमें, और आज लगभग 62 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और अब देखो जो बेसल नॉर्म्स हैं, अब तक 3 बेसल नॉर्म्स आए हैं, बेसल अकॉर्ड 3 आए हैं। पहला बेसल नॉर्म आया 1988, इंडिया ने अडोप्ट किया 1999 में, 1988 में आया, और उसके लगभग 11 साल बाद इंडिया ने इसको अडोप्ट किया। जो फर्स्ट बेसल था वो वाज रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड था, क्रेडिट रिस्क। दूसरा बेसल नॉर्म 2004 में आया, इंडिया ने जो अडोप्ट किया 2009 में अडोप्ट किया बेसल 2। बेसल 2 4 में आया, इंडिया ने इसको लागू किया 2009 में। उसके बाद जो बेसल 3 की अगर बात करूं मैं, बेसल 3, जो बेसल 3 था, बेसल बेसल 3, क्योंकि आपको पता है कि 2008 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में अमेरिका में। उसके बाद दुनिया का जो बैंक हैं, जैसे अमेरिका का बैंक था, लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक थे, वो सब फेल हो गए थे। जब फेल हुए तो ये जरूरत पड़ी कि भाई कोई एक स्ट्रिक्ट, एक ट्रांसपेरेंट, एक स्ट्रॉन्ग कोई नॉर्म्स लाया जाए। और बेसल 3 जो आया वो 2008 में, जब सब प्राइम क्राइसिस आया USA में, और US के भी बहुत बैंक फेल हो गए थे, चाहे वो सिटी बैंक था, चाहे लेमन ब्रदर बैंक था। उसके बाद 2010 में बेसल 3 आया। हालांकि इंडिया ने कई बार डेट रखी, कई बार कहा कि हम बेसल 3 को अडोप्ट करेंगे, लेकिन अब RBI ने कहा कि हम जुलाई 2025 से बेसल 3 को अडोप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक ये इंडिया में कौन सा बेसल चल रहा है, बेसल 2 चल रहा है। अब बेसल 1 जो था क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड, बेसल 2 जो था वो था मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और कैपिटल रिस्क से रिलेटेड है।
और जो थर्ड जो बेसल नॉर्म्स था, इसमें क्या था, एक था लेवरेज रेशियो। मतलब इसमें क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंकों को, एक होता CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कार क्या है कि हर सेंट्रल बैंक को, जैसे मैं BCBS की बात करूं, BCBS ने कहा है कि हर सेंट्रल बैंक को 8%, बेसल 1 और 2 में 8% क्या रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो किसका 8% है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कार की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कार क्या है, मान लो किसी बैंक की टोटल असेट है 300 करोड़, और उसमें से मान लो 60 करोड़ चला गया NPA में, मतलब वापस नहीं आया, तो रिस्क कितना हुआ, मतलब टोटल असेट कितनी है बैंक के पास, 300 करोड़ की टोटल पैसा, टोटल फाइनेंस, उसमें से 60 करोड़ डिफॉल्ट हो गया, मान लो NPA में चलेगा, तो 60 करोड़ का 8% क्या है, हर बैंक क्या रखेगा, एक मिनिमम रिजर्व रखेगा अपने पास, ताकि जिन लोगों ने पैसा लिया था वो टाइमली वापस नहीं कर रहे, तो जिन लोगों को लोन लेना है, जिन लोगों का पैसा डिपॉजिट था, उनको पैसा देना है, तो ताकि बैंकों में पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए कार एक मिनिमम रिजर्व, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। और बेसल 3 में क्या है, जो कार का रेट है, जैसे बेसल 1 में 8% था अकॉर्डिंग टू BCBS, बेसल 2 में भी 8 था, तो RBI ने 1% ज़्यादा किया, बेसल 1 में भी 2 में भी। RBI के अनुसार हमारे जो बैंक हैं वो कितना रख रहे हैं, 9%, जबकि BCBS के अनुसार 8%। लेकिन बेसल 2 में क्या कर दिया, 3 में सॉरी, उसको RWA को या कार को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% से बढ़ाकर 10.5% कर दिया। इट मीन्स दैट जो बेसल 3 है वो मोर ट्रांसपेरेंट है, मोर ट्रांसपेरेंट है, मोर उसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, और ज़्यादा बैंकों की स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में लिखा गया है। तो इसका आंसर अगर बात करूँ मैं, डेवलप आर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गलत। इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बैंक से रिलेटेड है। जो रिस्क है बैंकों का लोन देने में, क्योंकि जब कोई बैंक लोन देता है तो उसमें रिस्क है, क्योंकि बैंकों का जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो इंटरेस्ट होता है, जितना ज़्यादा बैंक रिस्क लेगा इतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, जितना कम रिस्क लेगा इतना कम रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि बैंकों की जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है, ब्याज है। थर्ड, रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, गलत है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या, बी आंसर आया। ये था बेसल नॉर्म्स रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, विच ऑफ द अबोव इज आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू मेंटेन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, या वी कैन से दैट टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और टू मेंटेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को दोनों में एक बैलेंस बना के रखती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि ग्रोथ भी बढ़ती रहे देश की और इन्फ्लेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा ना जाए, मतलब एक लिमिट तक रहे इन्फ्लेशन, न ज़्यादा न कम, एक बैलेंस बना रहे इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में, महंगाई में। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है RBI की, आपको पता है इसके द्वारा बाई मॉनेटरी पॉलिसी RBI क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कभी मार्केट में इंक्रीज कर देता है, कभी डिक्रीज कर देता है, विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, लाइक। अब बात करते हैं, देखो बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, जब कोई बैंक, व्हेनेवर ए बैंक टेक्स लोन फ्रॉम RBI विदाउट एनी सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म, जब कोई बैंक RBI से लॉन्ग टर्म के लिए
लोन लेता है बिना किसी सिक्योरिटी के, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और बैंक रेट के थ्रू जो लोन लिया जाता है उसको अनसिक्योर्ड लोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बैंक आरबीआई को कोई सिक्योरिटी नहीं देते, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल और परचेज करता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब परचेज करेगा आरबीआई जीएसएस की, तब क्या आएगा, क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। और जब आरबीआई सेल करेगा तो बैंकों से पैसा आरबीआई तरफ आ जाएगा। जब परचेज करेगा आरबीआई किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, जीएसएस की, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब परचेज करेगा आरबीआई जीएसएस की तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। यदि सेल करेगा आरबीआई जीएसएस की तो मनी सप्लाई घट जाएगी, मनी सप्लाई घटेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। या ये कहें मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, जब परचेज करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यदि मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा पब्लिक डेट, जो सरकार कर्जा लेती है। और फोर्थ है पब्लिक रेवेन्यू। तो इसका जो आंसर है, एक बैंक रेट, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो पार्ट होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 आया। तो 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, when the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50% basis points, which of the following is likely to happen। देखो SLR क्या है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR मैक्सिमम जो हो सकती है वो 40%, और जो मिनिमम का कोई प्रावधान नहीं है SLR का। और एट प्रेजेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 40। एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट है 18% SLR। SLR क्या है कि एवरी बैंक कीप सम अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश के तौर पर हर बैंक अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं SLR। देखो यदि इसने कहा कि यदि SLR 50%, 50 बेसिस पॉइंट घट जाता है, मान लो SLR घट गया, तो बैंक आरबी से ज्यादा, आरबी बैंक क्या करेंगे, पब्लिक को ज्यादा लोन देंगे, क्योंकि उनको कम अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक ज्यादा लोन देंगे तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, लोगों को सस्ता लोन मिलेगा। अगर ये मान लो बढ़ जाए तो लोन महंगा हो जाएगा। अगर ये बढ़ गया, मान लो SLR 18 से 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो महंगा लोन मिलेगा लोगों को, और महंगा मिलेगा तो महंगाई कम हो जाएगी। अब देखो क्या आंसर बनता है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट increases drastically. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. Scheduled commercial banks may cut their lending rate। देखो ये मैंने पहले बताया कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, चाहे HDFC है, PNB है, ICICI बैंक है, या सॉरी SBI बैंक है, अगर SLR घट गया, SLR घटा तो बैंकों के पास उधार देने का पैसा ज़्यादा होगा। जब बैंक ज़्यादा देंगे तो पब्लिक ज़्यादा लेगी। तो क्योंकि बैंक ज़्यादा उधार देंगे, जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे। तो आंसर क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स और इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग। ये तो गलत है। तो आंसर क्या, आंसर आ सी। नेक्स्ट है, द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता कि जब लकड़ी के हल के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक लेबर इंटेंसिव जहाँ पर हाथों से काम होता है मैनुअल, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पर मशीनों से काम होता है।
अब यहाँ कह रहा है कि लकड़ी का हल है वो क्या है, वो लेबर इंटेंसिव है। यदि लकड़ी के हल की जगह हम स्टील का यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा इसमें यूपीसी ने, कहता लेबर ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग क्या होता है, बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। कहता है लेबर, जब लकड़ी के हल की जगह स्टील का यूज होता है, स्टील का टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो कहता है कि लेबर रिलेटेड टेक्नोलॉजी बढ़ती है, गलत है। जब हल की जगह, लकड़ी के हल की जगह स्टील का यूज होता है, तो क्या होगा, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां पर मशीनों से हाथ होते हैं, क्योंकि स्टील क्या है, एक मशीनरी का। बी आंसर। कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, नन ऑफ द वो, तो आंसर क्या, बी आंसर है। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, कहता है द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, इज रिलेटेड टू, रिलेटेड है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यदि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मान लो गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, मान लो फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज, और एक्सटर्नल सरप्लस, कहता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है। देखो दो तरह करेंसी होती है, एक हार्ड करेंसी, एक सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी लाइक यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, एक होती है सॉफ्ट करेंसी लाइक इंडियन करेंसी है, सॉफ्ट करेंसी है कि डिमांड कम हो सप्लाई ज़्यादा हो। और यूएस डॉलर क्या है, यूरो क्या है, पाउंड क्या है, वो है हार्ड करेंसी। तो यदि डॉलर और अदर हार्ड करेंसी ना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। तो आंसर क्या, सी आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरडा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अगर मैं इरडा की बात करूं, इरडा टू इंक्रेज, इंक्रेज करती है रिन्यूएबल एनर्जी को, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को इंक्रेज करती है। 1987 में एक कंपनी बनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, 1987 में। और 2015 में इरडा गोट द गोट द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना, क्योंकि तीन रत्न होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अनुसार, एक महारत्ना कंपनी, एक नवरत्न कंपनी, नवरत्न और मिनी रत्न जो कंसेप्ट आया था, ये 1997 को आया था। और महारत्ना का जो कंसेप्ट आया ये 2009-10 में आया था। तो अब बात करते हैं इरडा। इरडा 1987 में क्या बनी, एक एनबीएफसी बनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और 2015 में इरडा गोट द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना। अब देखो इसके बारे में, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल ठीक है, एक पब्लिक गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की। इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो मैंने पहले बताया कि एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और तो इसका आंसर क्या हो, सी बोथ 1 and 2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ, ये है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मायर्स एंड पीस क्लोज अपीयर्स इन द न्यूज फ्रिक्वेंटली इन द कंटेस्ट ऑफ द अफेयर्स। देखो तीन चीज इसमें, एक है एओए। एओ कब आया था, ये 95 में, जब गाट से डब्ल्यूटीओ बना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एओए हैज 3 पिलर, डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा है मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस, और थर्ड है एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी। मतलब एओए हैज 3 पिलर, 3 पार्ट्स। ये कब आया था, 1995 को, जब डब्ल्यूटीओ बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। डोमेस्टिक स्पोर्ट के भी 3 पार्ट हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। मैक्सिमम डिस्प्यूट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज,
डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है वो रिगार्डिंग टू एम्बर बॉक्स होता है, लाइक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी, एमएसपी जो किसानों को दिया जाता है सरकार के द्वारा, एमएसपी। उसके बाद है सीड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। ये सब किसमें आती है? एम्बर बॉक्स में। और ये सबसे बड़ा झगड़े का कारण है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरी सब्सिडी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स क्या होता है? टू लिमिटिंग प्रोडक्शन। जब सरकार किसी एक क्रॉप की जगह किसी दूसरी क्रॉप को प्रमोट करती है और दूसरी क्रॉप को, जिस क्रॉप को सरकार प्रमोट करी है उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं उसका, हरियाणा में एक स्कीम है, जैसे पानी से रिलेटेड, मेरा पानी मेरी विरासत है। इसी जैसे हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि वीट, लाइक जो क्रॉप है राइस की, उसको एलिमिनेट कर रही है, उसको कम कर रही है और उसकी जगह शुगर केन को प्रमोट कर रही है। और शुगर केन के लिए क्या दे रही है सरकार? सब्सिडी दे रही है। इस पर कोई ज़्यादा इतना झगड़ा नहीं होता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में। नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है? मान लो किसी देश में नेचुरल डिजास्टर आ गया और किसानों की फसल खराब हो गई, या किसानों को सरकार पेड़ लगाने के लिए, ट्री लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, या नेचुरल डिजास्टर आ गया, लाइक हेल स्टॉर्म आ गया, या कोई भी फ्लड आ गई, या फेमाइन आ गया, उसी कारण अगर किसानों को फसल खराब हो गई, किसानों को सरकार जब को कंपेंसेशन दे, मुआवजा देती है, तो ग्रीन बॉक्स का एग्जांपल है। तो ग्रीन बॉक्स पर देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये था डोमेस्टिक सपोर्ट। एक है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब है टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो आपस में आजकल आपको पता है ट्रेड वार चल रहा है, यूएस चाइना, यूएस बिटवीन यूएस एंड चाइना, बिटवीन यूएस एंड ईयू। मतलब आज जो ट्रम्प टू चल रहा है, जो ट्रम्प टू ने दुनिया के कई देशों पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, इसको टैरिफ कहते हैं। तो ये क्या है? मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है? टू रिमूव टैरिफ ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड, उसको बोलते हैं मार्केट एक्सेस। और एक है एक्सपोर्ट सब्सिडी। जब कोई देश अपने किसानों को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देता है एग्रीकल्चर के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। ये है AOA। अब बात करते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मायर्स, SPM। SPM क्या है कि मान लो कोई देश, कोई खाने की चीज़ है, मैंगो है, फ्रूट्स है मान लो मैंगो में, या कोई वेजिटेबल है, या कोई भी खाने की चीज़ है। मतलब इसमें कहता है कोई भी देश बिल्कुल हाइजेनिक, कोई भी देश बिल्कुल हाइजेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब ऐसा फ्रूट्स होना चाहिए, ऐसी वेजिटेबल होना चाहिए, ऐसा कोई फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन एंड नीट होना चाहिए, जिस पर कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए। उससे रिलेटेड है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। और एक है पीस क्लोज। पीस क्लोज क्या है? पीस क्लोज में क्या है? वैसे तो इसका चैप्टर बंद हो गया था। डेवलप कंट्रीज यूएस और यूए ने कहा कि पीस क्लोज का टाइम चला गया। पीस क्लोज क्या है? जब कोई देश अपने किसानों को सब्सिडी देता है और दूसरा देश कोई इंटरफेयर ना करे उसमें, उसको बोलते हैं पीस क्लोज। हालांकि इंडिया ने पीस क्लोज को प्रमोट करवाने के लिए, दोबारा रिलीज करवाने के लिए डेवलप कंट्री लाइक यूएस और ईयू से एक प्रार्थना की है, एक कि आप पीस क्लोज पर चर्चा कीजिए। लेकिन अभी भी लाइक यूएस और ईयू जैसे देशों ने इस पर कोई भी मतलब विचार करने से मना कर दिया है। तो ये किस रिलेटेड है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यूएनओ की एक संस्था है FAO। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। FAO कब बनी? 1945-46 में FAO का गठन हुआ। आफ्टर दैट यूनाइटेड फ्रेमवर्क UNFCC कब बनी? 1992। 1946 में FAO, 1992 में UNFCC जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। WTO का बना 95 में, और UNEP का बना 1972 में।
UNEP, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत इसका गठन हुआ था, और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो किस रिलेटेड है? WTO। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है सी। नेक्स्ट है, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द, देखो हर राज्य में इंडिया में अपना अपना APMC मार्केट है, मतलब एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, APMC एक्ट कब आया? 2003 में। इसको अमेंडमेंट कब किया? 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया। मतलब एवरी स्टेट हैज इट्स ओन APMC एक्ट, हर राज्य का अपना APMC एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा क्या है, सरकार ने ई नेम 2016 में आया, ई नेम एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक, कि आज 1000 से ज्यादा APMC रजिस्टर्ड विद ई नेम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। नाउ अ फार्मर कैन सेल his her agriculture फूड लाइक वीट राइस एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी बेच सकता है थ्रू ई नेम क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसके द्वारा किसान अपनी क्रॉप को मतलब देश के किसी भी भाग में बेच सकता है टू गेट हायर प्राइस। मतलब APMC एक्ट क्यों आया, ई नेम क्यों आया? कि किसानों का एक्सप्लोटेशन ना हो, किसानों को एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए, मिडल मैन से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? 1000 से ज़्यादा आज जो APMC हैं, मंडियां हैं, वो क्या कर दी? रजिस्टर्ड कर दी विद ई नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसमें क्या है, कहता है कि इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड। कौन रेगुलेट करता है? पहला कहता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है? कि कोई व्यक्ति या कोई भी फर्म लाइक जो जरूरी वस्तुएं हैं, लाइक शुगर है, लाइक अनियन है, पोटैटो है, इसका क्या करेगा? ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स, ये आंसर आएगा इसका। मैंने जो पहले बताया APMC एक्ट, हर राज्य का अपना अपना एक्ट है। 2003 में आया, उसके बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 90, ये ग्रेडिंग से रिलेटेड है। फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1950, मीट एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, ये तो आंसर क्या? APMC, तो B आंसर है।